नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे ड्रैगन के दोहरे चाल की। भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने और संबंधों में स्थिरता के लिए कदम उठाने पर दोनों देश यानी भारत और चीन सहमत हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में 6 अहम मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने, कैलाश मानसरोवर यात्रा और संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कदम उठाना प्रमुखता से शामिल है। लेकिन सच तो यह है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत के साथ समझौतों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोकलाम के आसपास गांवों को बसाने में लगा है। चीन की इस चालबाजी का सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि चीन ने पिछले 8 वर्षों में भूटान के पारंपरिक क्षेत्र में कम से कम 22 गांवों और बस्तियों का निर्माण किया है। 2020 के बाद से डोकलाम पठार के पास 8 गांवों का निर्माण किया गया है। भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ये 8 गांव डोकलाम के पास रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर बने हैं। ये गांव एक घाटी से सटे हुए हैं, जिन्हें चीन अपने अधिकार में बताता है। इनमें से कई गांव चीनी सैन्य चौकियों के पास स्थित हैं। इन 22 गांवों में सबसे बड़े गांव का नाम जीवू है, जो पारंपरिक भूटानी चारागाह तेथांग खखा पर स्थित है। इन गांवों का निर्माण भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। डोकलाम में चीन की स्थिति मजबूत होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है और उसकी यही दोहरी चाल चिंता का सबब है। एक तरफ शांति बनाए रखने की बातचीत करता है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे कृत्य में लगातार संलिप्त रहता है जिससे भारत अपने ऊपर उसे संभावित खतरे के रूप में देखता और टटोलता है। चीन की चालबाजी का सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से खुलासा हुआ है। डोकलाम स्थित उस इलाके में जो आमतौर पर भूटान का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, वहां पर कुल 22 गांव चीन ने खड़े कर दिए हैं और पहले एक गांव से शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब ये 22 गांवों तक पहुंच गए हैं। चीनी चौकियों के पास स्थित है। खास बात यह है कि चीन इसे अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है और इसे अपना इलाका कहता है। ऐसे में यह काफी सेंसिटिव इलाका है यदि भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए। तो गांवों का निर्माण भारत के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि चीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने इस कहावत को वह पूरी तरह से चरितार्थ भी करते रहता है। एक तरफ तो हम चीन के साथ बातचीत के जरिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने की सफल कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ठीक पीठ पीछे चीन कुछ ऐसी हरकतों को अंजाम देता है जिससे इन तमाम किए गए प्रयासों को चोट पहुंचती है। और यही क्षेत्र है डोकलाम। डोकलाम का वह विवाद सबको पता है, लेकिन डोकलाम के आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल सटे हुए इलाकों में चीन ने गांव को बसाया है और संख्या एक आध दो नहीं बल्कि कुल 22 गांव वहां पर बसे हुए हैं। तो भूटान के पारंपरिक क्षेत्र में डोकलाम के पास यह गांव बसाए गए हैं और ऐसे में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी एलएसी पर भारत के साथ समझौतों को आगे बढ़ाने की कवायद चल रहा है, या जो बढ़त हम लिए हैं बातचीत करने में, उसको एक झटका लग सकता है। दूसरी तरफ डोकलाम के आसपास गांवों को इसने बसाया है। चीन की इस चालबाजी का सैटेलाइट से खुलासा हुआ है, सैटेलाइट से ली गई इमेजेस से खुलासा हुआ है। चीन ने पिछले 8 वर्षों में भूटान के पारंपरिक क्षेत्र में कम से कम 22 गांव और बस्तियों का निर्माण किया है। 2020 के बाद से डोकलाम पठार के पास 8 गांवों का निर्माण हुआ। भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ये 8 गांव डोकलाम के पास रणनीतिक दृष्टि से
महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए गए हैं। ये गांव एक घाटी से सटे हुए हैं जिन्हें चीन अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। इनमें से कई गांव चीनी सैन्य चौकियों के पास स्थित है, जो इस अंदेशा को और बल देता है कि इसमें चीन की कोई नापाक चाल हो सकती है। इन 22 गांवों में जो सबसे बड़ा गांव है उसका नाम जीवू है। यह पारंपरिक भूटानी चारागाह त्सिंगथांग खका पर स्थित है। इन गांवों का निर्माण भारत के लिए स्वाभाविक सी बात है कि चिंता का कारण बन गया है। तो डोकलाम में चीन की स्थिति मजबूत होने से जो सबसे बड़ा असर पड़ सकता है वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ सकता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। और इसकी सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हुआ तो वो भारत की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होने के बराबर। और चीन की इस दोहरी चाल पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। वही रक्षा मामलों के विशेषज्ञ कर्नल संत पॉल राघव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे, आपके पास आते हैं। अब तो वो कहावत तो पुरानी है भाई कि चीन के ऊपर भरोसा मत कीजिए, लेकिन यह असर और घातक तब हो जाता है जब चीन एक तरफ शांति व्यवस्था पर बात करता है, बात आगे बढ़ाने को आतुर होता है, दिखता है ऐसा एटलीस्ट, और दूसरी तरफ वही नापाक हरकतों को वो चोरी छिपे अंजाम देते हुए नजर आता है। सैटेलाइट इमेज से जो यह प्रकरण पकड़ा गया, हालांकि इसकी शुरुआत तो सर 2016 के आसपास ही हुई थी जब पहले गांव को बसाया गया था। अब 22 गांव हो चुके हैं वहां पर चीनी चौकियों के बिल्कुल आसपास के इलाके में। और चिकन नेक वह जो सेंसिटिव इलाका है जिससे भारत के मुख्य एरिया को जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके से जोड़ा जाता है, उसके ऊपर सर एक खतरा हो सकता है। आपको लगता है कि चीन के साथ एक तरफ अजीत डोभाल साहब जो बात को आगे बढ़ा रहे हैं, शांति प्रस्तावों पर मुहर लग रही है, दूसरी तरफ ऐसी हरकत, क्या कोई समझे सर चीन के बारे में? श्रीवास्तव साहब। देखिए कुणाल जी, चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो विस्तारवादी हैं, आधिपत्यवादी हैं, अवसरवादी हैं, और शी जिनपिंग के नेतृत्व में ये उपनिवेशवादी भी हो चुकी हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह के माध्यम से। और चाइना की जो रणनीतिक जो थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। और इस चाइना को डील करने के लिए भारत को लगातार पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही उसे डील करना होगा। और ये जो नया भारत है वो इस बात को जानता है कि चाइना की प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं, और इसी वजह से चाइना के साथ आज का ये जो नया भारत है वो शक्ति के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करता है, और चाइना के फेस वैल्यू पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हाँ। और चाइना के द्वारा ये जो एक्टिविटीज बॉर्डर एरियाज पर की जाती हैं, ये इसके ऊपर भारत की एक पैनी नजर है, और भारत भी इन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए काउंटर मेजर्स ले रहा है। और जो बॉर्डर डिफेंस विलेजेस जो है वो भारत की तरफ से भी बनाने की जो कवायद है वो की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने जिस तरीके की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को किया था, उसी आधार पर भारत ने भी एक मिरर डिप्लॉयमेंट किया। और अब चाइना ने जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरीके की चाइना सेटलमेंट को बसाने की वहां पर साजिशें रच रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत भी अपने बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से बढ़ा रहा है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में बेहद शानदार कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ इस तरीके के जो सेटलमेंट हैं उनको बनाने की प्रक्रिया भी भारत की तरफ से की जा रही है। तो चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं निसंदेह नकारात्मक हैं, और भारत चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करता। और अभी आप देखिए तो जब ये जो डेप्सांग और डेमचौक का जो विषय था, जब तक चाइना ने कंक्रीट एक्शंस ऑन द ग्राउंड लेकर के नहीं दिखाया तब तक भारत भी पीछे नहीं हटा। उसके पहले यदि आप जाएं तो डोकलाम में भी आप देखिए तो डोकलाम जो कि सिक्किम जो भूटान की जो टेरिटरी है, उसमें चाइना ने जो रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज वो कर रहा था, उसको जब तक उसने जाहिर है कि बंद नहीं कर दिया तब तक भारत भी की सेनाएं
73 डेज के एक आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में थी, तो भारत भी पीछे नहीं हटा और आज भी डोकलाम के ऊपर हमारी एक क्लोज वॉच है। आवश्यकता अगर पड़ेगी तो भारत यथोचित कार्रवाई करते हुए फिर से चाइना को के विस्तारवाद को रोकने के लिए बड़े कदम उठा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। हम प्रोएक्टिव तरीके से सारी स्थितियों को के ऊपर एक सर्विलांस, एक वेरिफिकेशन वो कर रखते हैं और इस तरीके की जो भी एक्टिविटी चाइना कर रहा है और एक लंबे समय से उसकी एक्टिविटीज चलती हैं, उसके अनुसार हम भी काउंटर मेजर्स ले रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो सेनाएं हैं, भारत का जो डिप्लोमेटिक तंत्र है, भारत का जो राजनीतिक तंत्र है, जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है भारत का, वो चाइना की चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भी, अपने डिफेंस पॉस्चर को चाइना की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही जो है तैयार कर रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और ऐसा करने में हम सफल होंगे। चाइना भारत की किसी भी टेरिटरी पर अगर उसकी विस्तारवादी मंसूबे हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे। ओके, ठीक है कर्नल साहब, चीन की प्रवृत्ति से हम बिल्कुल वाकिफ हैं। कितने रेजेंटमेंट हुए, हमारे तरफ से रिटेलिएशन हुआ, हमने डोकलाम की स्थिति को देखा है, गलवान की स्थिति को देखा है, ऐसे तमाम इंस्टेंसेस हमारे सामने हैं। हालांकि उसके बाद हम एक प्रोग्रेसिव पाथ पर आगे बढ़े हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज और रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नल साहब, आप चीन के रोल को भारत के पर्सपेक्टिव में कैसे आंकते हैं? डायलॉग एक तरफ चलते रहता है, लेकिन बॉर्डर्स पर यदि आप उसको देखते हैं तो उसके लिए हमें और कितना सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डोकलाम का इलाका है आमतौर पर भूटान का पारंपरिक क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर वह अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है और हमारे लिए बहुत सेंसिटिव वह इलाका है, चिकन नेक वाला इलाका। ऐसे में क्या हमें और मुस्तैदी के साथ उसको फ्रंटियर को हमें देखने की जरूरत पड़ेगी? कीपिंग असाइड की जो डायलॉग हमारे साथ चल रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से चीन का यह हस्तक्षेप? कर्नल साहब जी देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जब कजान में मिले तो उन्होंने एक फैसला लिया कि एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से जो हमारे सीमा का विवाद है इसको हल किया जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे एनएसए डोभाल साहब गए और जो उन्होंने वहां के विदेश मंत्री योंग सिंह से जो बात की है, तो उसका जो विशेष मुद्दा है वो सीमा पे शांति और जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसको समाधान करना। ये शांति बनी रहे, दोनों देशों की जो है सीमा विवाद जो सुलझ जाए, ये इसका एक विशेष मुद्दा था नंबर 1। और ये जो वार्ता जो इन दोनों के बीच में हुई है बड़ी रचनात्मक हुई है और समाधान की तरफ हुई है। कुछ न केवल सहमति बनी है बल्कि निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि मानसरोवर यात्रा के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तुरंत इसको शुरू किया जाए। नाथुला से जो हमारा बॉर्डर ट्रेड होता था सिक्किम में जो है, उसके लिए भी कहा है कि दोबारा से व्यापार जो किया जाए। और तीसरा जो पानी का है, नदियों का जो साझा जो है उसके ऊपर भी इसमें सहमति बनी है। और इसके अलावा जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पे रिजॉल्व किया जाए। और जो तीन जो एक तो सीमा विवाद, दूसरा अर्थव्यवस्था यानी कि व्यापार के ऊपर, और संस्कृति का आदान प्रदान, इन 3 मुद्दों पे हुई है और बड़ी रचनात्मक हुई है। नाउ इशू आता है चिकन कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी है, ये बहुत सेंसिटिव है और इस पे जो चाइना जो है वहां पे अपने गांव बसा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसने ऑलरेडी वहां पे बना दिया है, रोड हेड भी बना दिया है, रेल हेड भी बना दिया है और स्ट्रिप्स भी बना दी हैं जहां पे कि उसके जो है एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर सके, और लॉजिस्टिक्स भी उसने बड़े बेस बना दिए और गांव में लोग बसाए हैं। वो वहां पे अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर रहा है। लेकिन हमने भी अपना जो है आर्म फोर्सेस में उसको भी एक मजबूत बना दिया है। और अब मैं लद्दाख की बात करें कि आफ्टर गलवान के बाद भारत ने हमारा रोड हेड बहुत अच्छा बना दिया है और ब्रिजेस बनाए हैं, एयर स्ट्रिप्स को इंप्रूव किया है। तो हमने एक विश्व को ये
बताया है कि हम ही एक ऐसे देश हैं जो चाइना के साथ जो टक्कर ली हमने और गलवान में हमने पूरे विश्व को दिखाया, और जितने भी हमने उनका मिरर डिप्लॉयमेंट, उनकी जो डिप्लॉयमेंट थी उसके साथ में मिरर डिप्लॉयमेंट की, अपने लॉजिस्टिक्स बनाए और हमने अपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को भी प्लेस किया और हमने एयर एफर्ट्स को जो है उसको भी मजबूत किया। तो हमने चाइना को ये बता दिया कि हम उसको बराबर की टक्कर दे सकते हैं और हम किसी भी स्थिति में जो अप्रैल 2020 में है उसी में हम अड़े हुए हैं। हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने भी ये बड़ा एक मजबूत दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए और वहां से एक बड़ा संदेश दिया, और आज भी हम अपनी एक एक इंच जमीन के ऊपर हमारा अधिकार है और उसी को बनाए रखेंगे। यही हमारे देश की पॉलिसी है। ठीक है कर्नल साहब, अब बात कर लेते हैं जिस ओर आपने खैर उल्लेख किया शुरुआत में श्रीवास्तव साहब से, अब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब और वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी, उनकी मुलाकात के बारे में यदि हम उसको टटोलने की कोशिश करें, 6 प्रस्तावों पर एक तरह से बातचीत हुई है। कहा जाए फौरी तौर पर तो मुहर क्या ही बोले, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ने की बात हुई है, मुहर ही कह सकते हैं, मुहर लगी है। ऐसे में सर, वो जो हमारा पुराना है कैलाश मानसरोवर, भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व रखता है, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। उसको खोलने और नारथुंगला पास और इस सब के बारे में जो बातचीत हुई है, जो शांति व्यवस्था, जो टेंशन्स हैं उसको एलिवेट नहीं करके, एस्केलेट नहीं करके, एक स्टेटस को जो अभी चल रहा है उसमें हम बात करेंगे। उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई है। आप इस मुलाकात को स्ट्रैटेजिकली आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इस तरह की मुलाकात, डायलॉग, विजिट, चर्चा, सहमति आमतौर पर जो अब बढ़ रहे हैं हम, वह हमारे फ्यूचरिस्टिक रिलेशन चीन और भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये अगर आगे अच्छे से चलेंगे, बढ़ेंगे, तो हमें जो थ्रेट बाकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। आप इस पूरे मीटिंग को और इसके एक्सेप्ट्स को सर कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए कुणाल जी, ये जो वार्ता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में हुई है, ये एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत थी। और ये जो एसआर, जिसको हम कहते हैं एसआर टॉक्स, ये जो एसआर टॉक्स हैं 2003 में शुरू हुई थी, और 2003 से लेकर के कोरोना पैंडेमिक की शुरुआत के पहले तक 22 राउंड की वार्ताएं हो चुकी थी। और लेकिन 2019 के बाद से ये जो वार्ताएं हैं ये रुक गई थी, क्योंकि कोरोना और उसके बाद फिर गलवान का जो इंसिडेंट होने की वजह से भारत और चाइना के रिश्तों में जो एक बेहद तनावग्रस्त स्थिति हो गई थी, उसकी वजह से ये बातचीत संभव नहीं थी। लेकिन अभी ये जो वार्ता हुई है ये एसआर लेवल की 23वीं दौर की वार्ता थी, और मेरा ऐसा मानना है कि जो डेप्सांग और डेमचौक में भारत और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट को करने को और ज्वाइंट पेट्रोलिंग को लेकर के जो सहमति बनी है, वो भारत और चाइना के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जो कि बेहद तनाव से भरा रहा। गलवान की इतनी बड़ी जो घटना हुई और उसके बाद से लगातार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक एंगेजमेंट वो रहा, एक कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति रही, इंसर्जन वाली स्थिति चाइना ने खड़ी करके रखी। उससे वहां पर चाइना ने डिसएंगेज कर लिया, और भारत ने भी जो है रेसिप्रोकल स्टेप लेते हुए डेमसाओ को डेमचौक में भी डिसएंगेज कर लिया। और इसके पहले भी कुछ एरियाज में डिसएंगेजमेंट पहले ही हो चुका था, जैसे गलवान, पैगोंग सो, गोगरा, हॉट स्प्रिंग इत्यादि के क्षेत्रों में। लेकिन तो ये जो सहमति बनी है भारत और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट को करने की, जो कजान की वार्ता के समय में दोनों नेता मिले भी, और उसके पहले ही कजान के मीटिंग के जस्ट कुछ समय पहले ये जो सहमति बनी, उससे भारत और चाइना के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने कहा, विजडम की जीत हुई है, बुद्धिमत्ता की जीत हुई है, डिप्लोमेसी की जीत हुई है, और उम्मीद ये अब की जानी चाहिए कि ये जो विजडम प्रिवेल हुआ है वो आगे भी कायम रहेगा। और जब जो दोनों देशों के बीच में डिसएंगेजमेंट डेप्सांग और डेमचौक में हो गया, तो उसके बाद से ही ये डिसाइड किया गया था कि जो एसआर लेवल की जो टॉक्स हैं, जो 2019 से बंद थी, उसको फिर से शुरू किया जाए। और एसआर लेवल की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की जो टॉक्स होती हैं, ये भारत और चाइना के
बॉर्डर संबंधी विषयों का सबसे महत्वपूर्ण फोरम है। और गलवान की इंसिडेंट के बाद कमांडर लेवल की बातचीत भी चल रही थी, WMCC लेवल की बातचीत भी चल रही थी, विदेश मंत्रालय स्तर की, लेकिन SR टॉक्स नहीं हो रही थी। SR टॉक्स का जो फॉर्मल जो SR टॉक्स हैं वो नहीं हो रही थी। और ऐसे में अब ये टॉक्स शुरू हो गई हैं, जिससे कि मेरा ऐसा मानना है कि भारत और चाइना के संबंधों में एक स्वस्थ, स्थिर और विश्वास का जो वातावरण बनाने में ये मददगार साबित होगा। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो जाहिर है कि अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि दोनों देश अब इस बात से सहमत हैं कि ये यात्रा जो बंद थी अब इसको शुरू कर दिया जाना चाहिए। नाथुला जो पास से जो व्यापार इत्यादि का जो होता था ट्रेड हमारा, वो भी अब शुरू होगा। जो रिवर वाटर के संबंध में जो सहमति थी उसके ऊपर भी अब प्रगति होगी। और इसी तरीके से दोनों देशों ने अब डिसाइड किया है कि बॉर्डर एरियाज पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बनाए रखने के लिए दोनों देश लगातार अपना पूरा प्रयास करेंगे। और जाहिर है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसमें कुणाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है ये एक शुभ शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। बिल्कुल। चाइना का जो एक नकारात्मक चरित्र है, चाइना जाहिर है कि अगर वो आज भारत से जो बातचीत करने के टेबल पर आया है, उसने डिसएंगेज किया है, तो चाइना की उसके पीछे अपनी मजबूरियां हैं। क्योंकि अभी चाइना को डोनाल्ड ट्रंप से सामना करना है। 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब आ रहे हैं तो उसके बाद वो चाइना के प्रति बहुत सख्त नीतियां अपनाएंगे, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाइना पहले से ही भारी दबाव में है और वो नहीं चाहता कि भारत के साथ भी किसी तरीके का तनाव बना करके रखे, ताकि जिससे अमेरिका से उसको डील करने में जो है और कठिनाइयों का सामना हो। तो एक वो कारण है। दूसरा, चाइना के घरेलू आर्थिक जो उसकी जो प्रगति है वो बहुत ही नकारात्मक स्थिति में दिखाई दे रही है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो हो गई है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, अन्य की सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। शी जिनपिंग की आर्थिक नीतियों की घरेलू मोर्चे पर ही बहुत आलोचना हो रही है। और चाइना के जो विस्तारवादी जो मंसूबे हैं उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो क्वाड का इनिशिएटिव और चाइना के प्रति जो स्ट्रेटेजिक जो इनिशिएटिव्स लेकर के चाइना को और वो घेरने का प्रयास करेंगे। तो ये समय चाइना जो घरेलू और वैदेशिक मोर्चों पर अनेक चुनौतियों से जो जूझ रहा था, उसकी वजह से चाइना इस बात के लिए मजबूर हुआ है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर ले और जो इनकर्जन की स्थितियां उसने बना रखी थी डेमचौक में उसको रिजॉल्व कर ले। और इस वजह से चाइना आज नेगोशिएटिंग टेबल पर आया है। लेकिन भारत का जहां तक अप्रोच है, भारत चाइना की इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को जानता है। चाइना अवसरवादी है, इस व्यवहार को भी जानता है। लेकिन साथ ही साथ कुणाल जी, एक ये भी सच्चाई है कि भारत और चाइना विश्व की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों मेजर पावर्स हैं। और दोनों के बीच में यदि एक बेहतर संबंध स्थापित होते हैं तो ये न सिर्फ भारत और चाइना के 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन की जो बड़ी आबादी है न सिर्फ उसके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पूरे विश्व में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सारे जो है तनावों के बावजूद भी यदि दो पड़ोसी राष्ट्र, विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र यदि अपना अच्छा सहयोग स्थापित कर सकते हैं तो अन्य जो क्षेत्रों में जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पर भी ये संबंध इतना बेहतर क्यों नहीं हो सकते। तो ये पूरे विश्व में भी मैसेज जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत चाइना के साथ चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा न करते हुए चाइना के कंक्रीट स्टेप्स ऑन द ग्राउंड के आधार पर चाइना के साथ एंगेज करेगा। और चाइना के और ये भी डिसाइड किया गया है कि जो अगली SR लेवल की जो टॉक्स होंगी 24वें राउंड की, वो भारत में होंगी। और उसके लिए जो चाइना के विदेश मंत्री जो कि चाइना की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव NSA श्री अजीत डोवाल से नई दिल्ली या भारत के किसी अन्य शहर में भी ये हो सकती है, अभी स्थान तय नहीं है। लेकिन ये SR लेवल की टॉक्स अगली भारत में होगी। तो ये भारत और चाइना के संबंधों में एक अच्छी शुरुआत हुई है। और यदि दोनों देश बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये सिर्फ न दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। विश्व में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसके ऊपर जो खतरे दिखाई दे रहे हैं उसको एड्रेस करने में ये जो भारत और चाइना के संबंध हैं वो मददगार साबित होंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया और सर काफी व्यापक तरीके से आपने चीजों को समझाने की कोशिश की। लेकिन कर्नल साहब, जिस तरह से चाइना का एक डोमिनेंट स्वभाव रहता है खासकर अपने पड़ोसियों के प्रति, वह हमेशा से डोमिनेट करता है और जिस ओर इशारा किया था श्रीवास्तव साहब ने, अवसरवादी, विस्तारवादी, ये सब नीतियां वो लेकर चलता है। साउथ चाइना सी में उसका प्रभाव हम देखते हैं, ताइवान के साथ उसके रिश्ते भी हम देखते हैं।
ऐसे में यदि इन सब मुद्दों को कंसिडर करके हम आगे बातचीत के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है वैसे कौन से फैक्टर्स या सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए जिसे बैक ऑफ द माइंड हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और संभवतः उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करके इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए? यानी कुछ थ्रेट्स भी हैं भारत के मार्ग में चाइना के प्रति। जी देखिए, जो चाइना है वो विस्तारवादी और अवसरवादी है, नंबर वन। अगर आप देखें चाइना के जितने बॉर्डर कंट्रीज हैं या आइलैंड हैं या साउथ चाइना सी है, वो अपना एक विस्तार कर रहा है। उसकी जो स्ट्रेटेजी है सलामी स्लाइसिंग का है कि वो 10 किलोमीटर जाएगा, वहां जाके बैठ जाएगा, फिर वो लंबे टाइम तक नेगोशिएट करेगा, फिर 10 से वो जो है पीछे 5 पे आ जाएगा। वो इसी पॉलिसी पे और जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको ऋण देता है और वहां पे उनके संसाधनों को वो शोषण करता है। हाँ। बिकॉज वो कंट्री इनके साथ मजबूत नहीं है टक्कर लेने के लिए। आप अगर साउथ चाइना सी में देखें या जितने भी जापान और जितने इसके बॉर्डर देश हैं उनके सबके साथ इन्होंने विस्तारवादी किया है। और आज चाइना जो है सिर्फ भारत ने ही उसके साथ में उसको एक टक्कर दी है बड़ी मजबूती से, और हम उस बात पे अड़े रहे कि अप्रैल 2020 की जो स्टेटस को है हम उसको ही रहेंगे। ओके। और चाइना को झुकना पड़ा। हाँ। जो भी आपने देखे हैं कि जो भी 2020 के बाद में जो बातें हुई हैं, 23 दौर की बातें हुई हैं, हमारे मिलिट्री कमांडर्स की भी बात हुई है, लोकल कमांडर्स की भी बात हुई है, राजनीतिक नेतृत्व ने भी आगे चीजों को बढ़ाया है और डिप्लोमेटिक भी बढ़ाया गया है कूटनीतिक तरीके से। तो ये एक चाइना ने एक अच्छी पहल दिखाई है और उसने ही इनिशिएटिव ज्यादा लिया। हाँ। और उसने अपना विड्रॉ किया और डिसमेंटल किया। ठीक तो उसके टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे उनको उन्होंने तोड़ा और उसके बाद में वो पीछे गए। अभी जो क्रिटिकल और जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है उन पे भी वो सहमति बनेगी, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और हमारी ये नीति है कि हम अपना एक इंच भी दूसरे देश को नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर कायम रहने की भी जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ड्रैगन की जो दोहरी चाल है, भारत इससे बिल्कुल वाकिफ है और जिस ओर वह चाल बढ़ा करके हरकत करने की कोशिश करता है, भारत उसका जवाब देना जानता है और डायलॉग के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए भी किसी भी प्रकार की खुराफात करने की चीन की फिलहाल मंशा सफल होती हुई नहीं दिख रही है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।